जय हिंद किड्स। आज हम आपकी बुक में से एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन द वाइज फूल। ये स्टोरी मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा ही लिखी गई है। मुल्ला नसरुद्दीन एक लेखक हुआ करते थे जो कि मध्य एशिया में रहा करते थे कई सालों पहले। इन्होंने अधिकतर सभी मजाकिया कहानी लिखी जिसके अंदर से बहुत ही अच्छे संदेश भी मिलते थे, पर वो कहानियां हमेशा इनकी मजाक में ही ली जाती थी। तो पहले हम मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन इज बिलीव टू हैव लिव्ड इन सेंट्रल एशिया मैनी ईयर्स अगो। मुल्ला नसरुद्दीन कई सालों पहले सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में रहा करते थे। हिज स्टोरी हैव बीन हैंडेड डाउन टू अस ओवर द ईयर्स। इनकी कहानियां हमें कई सालों पहले मिली थी एंड आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इनकी कहानी पूरी दुनिया में सुनी सुनाई जाती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन हैड द एबिलिटी टू लाफ एट हिमसेल्फ। मुल्ला नसरुद्दीन की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो खुद पे भी हंस लिया करते थे। हैंस मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी आर नोन टू बी फनी। इसलिए इनकी अधिकतर जो स्टोरीज हैं वो मजाकियां हैं, फनी हैं। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर नरेटेड लाइक जोक, और इनमें से अधिकतर एज अ जोक ही ली जाती हैं। बट क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज आर ऑल्सो टेल्स ऑफ विजडम। पर इनमें से कई सारी जो कहानियां हैं वो बुद्धिमत्ता से भरी हुई हैं। दैट इज वाई मुल्ला नसरुद्दीन इज कंसिडर्ड टू बी अ वाइज फूल। इसी वजह से मुल्ला नसरुद्दीन को एक वाइज फूल के रूप में कंसीडर किया गया। The first story in this chapter is the wisdom of God. One hot day, एक गर्म दिन, नसरुद्दीन was relaxing in the shade of walnut tree. एक गर्म दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक अखरोट के पेड़ के नीचे बैठे रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। After a while he saw some vines planted in the nearby field with huge pumpkin growing on them. उन्होंने क्या देखा कि पास के एक खेत में कुछ बेलें लगी हुई हैं जिन पे बड़े बड़े कद्दू उगे हुए हैं। लुकिंग अप एट द बिग एंड स्टर्डी वॉलनट ट्री ही वंडर्ड। उसने अपने ऊपर एक बड़ा मजबूत अखरोट का पेड़ देखा और सोचा, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, बट इज दिस वाइज दैट सच स्मॉल वॉलनट शुड बी ग्रोइंग ऑन सच अ ह्यूज ट्री विद अ थिक स्टेम एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। बोला, लेकिन ये कैसी समझदारी है कि जो ये छोटे छोटे से अखरोट हैं वो इतने बड़े, इतने मजबूत और इतनी लंबी लंबी शाखाओं वाले पेड़ पे उगे हुए हैं। These branches could easily carry the great pumpkin and grow on the weak and delicate vines in that field. बोला, ये जो शाखा है ये आराम से मोटे मोटे कद्दुओं का वेट उठा सकती हैं जो कि उन पतली पतली कमजोर सी बेलों पे लगे हुए हैं। द वाइन कैन नॉट बियर द वेट ऑफ देयर ओन फ्रूट्स। वो पतली पतली जो बेलें हैं वो अपने ही फलों का वेट नहीं उठा सकती हैं। समटाइम्स आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड द वे ऑफ गॉड। कभी कभी मुझे ऊपर वाले के काम जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं। Thinking this, मुल्ला नसरुद्दीन dozed off. ये सोचते सोचते मुल्ला नसरुद्दीन को नींद आ गई। Soon a walnut fell off the tree and struck him on his bald head. थोड़ी देर में क्या हुआ, एक अखरोट ऊपर पेड़ से गिरा और उसके गंजे सिर के ऊपर आके टकराया। He caught up at once, lifted up his hand and bowed to the heavens, saying, वो उठा, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ किए और धरती पे ढोक लगाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, स्वर्ग की तरफ देखते हुए उसने कहा, ओ माई गॉड, फॉरगिव मी फॉर क्वेश्चनिंग योर वेज। हे भगवान, मुझे माफ करो आपके कामों पे शक करने के लिए। यू आर इंडीड वाइज, आप बहुत महान हो, बहुत बुद्धिमान हो। What would have happened now if pumpkin grows on tree?
आप क्या होता अगर ये जो बड़े बड़े कद्दू हैं वो अगर इस ट्री के ऊपर लगे हुए होते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, थिंग्स आर मेंट टू बी द वे दे आर। चीजें वैसी ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। मैन एट टाइम कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स। आदमी कभी कभी ये नहीं समझ पाता है कि प्रकृति किस तरह से काम कर रही है। सच थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट टू नेचर एंड गॉड। अच्छा यही है कि हम चीजों को ऊपर वाले और नेचर के हाथों छोड़ दें। सेकेंड वन इज द बोरोड पॉट। बोरोड मीन्स उधार लेना। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन borrowed a pot from his friend। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक फ्रेंड से एक पतीला, एक बर्तन उधार लिया। The next day he returned the same pot along with the smaller pot to the friend। अगले दिन उसने वही सेम पॉट एक और पॉट के साथ में अपने फ्रेंड को वापस कर दिया। Surprised, the friend looked at the small pot and asked। आश्चर्यचकित दोस्त ने उस छोटे पॉट को देखा और नसरुद्दीन से पूछा, Why have you given me another pot? तुम मुझे एक और पॉट क्यों दे रहे हो? Your pot given birth while I had it। जब मेरे पास ये तुम्हारा पॉट था तब उसने एक और पॉट को जन्म दिया। said नसरुद्दीन। So I am giving you its child too। तो इसलिए मैं तुम्हें उसका बेबी भी गिफ्ट कर रहा हूँ। The friend, happy to receive the bonus, did not ask any question। जो दोस्त था वो बोनस को एक मतलब एक्स्ट्रा रिसीव करके बहुत ज़्यादा खुश था और उसने कुछ भी नहीं पूछा। A week later, Mullah Nasruddin once again borrowed the original pot from the friend। एक वीक के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वापस से वही पॉट अपने फ्रेंड से उधार लिया। आफ्टर अ वीक पास्ड, अ फ्रेंड आस्क्ड नसरुद्दीन टू रिटर्न इट। और जब एक हफ्ता गुजर गया और तो उसके दोस्त ने नसरुद्दीन से वो पॉट वापस करने के लिए बोला। सॉरी बट आई कांट, सेड नसरुद्दीन। सॉरी मैं आपको नहीं वापस कर सकता, नसरुद्दीन ने कहा। बट वाई नॉट, आस्क्ड द फ्रेंड। पर क्यों नहीं, दोस्त ने पूछा। वेल, नसरुद्दीन आंसर्ड, आई हेट टू बी द bearer of bad news, but your pot has died। नसरुद्दीन ने कहा, वेल ओके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। अब बैड न्यूज, मैं एक बहुत ही बुरी खबर को कैरी कर रहा हूँ। बैरियर मीन्स कैरी करना या मैसेंजर या कुछ भी इस तरह से। लेकिन तुम्हारा जो पॉट था वो मर गया। What? cried the friend in disbelief and yelled, A pot can't die। Disbelief, doubtfully, उसको यकीन नहीं हुआ उसके फ्रेंड को और वो जोर से चिल्लाया, क्या पॉट नहीं मर सकता? वेल यू बिलीव इट गेव बर्थ। जब तुमने इस बात पे विश्वास कर लिया था कि एक पॉट दूसरे पॉट को जन्म दे सकता है, सो व्हाई इज इट दैट यू कांट बिलीव इट डाइड। तो फिर अब क्यों नहीं कि वो मर गया है। Moral of the story, do not be greedy, you will lose more than you gain। कभी भी लालची ना बनो वरना जो है वो भी खो दोगे। The third story is the royal banquet। रॉयल मीन्स शाही, banquet मीन्स बहुत बड़ा ग्रैंड खाना। A royal banquet was held by the emir। Banquet means खाना, दावत।
और एमीर मीन्स राजा। मुस्लिम रूलर्स जो कि मिडिल ईस्ट में रहा करते थे उन्हें एमिर बोला जाता है। एंड एवरीवन वाज इनवाइटेड। मुल्ला नसरुद्दीन टर्न्ड अप फॉर द फीस्ट टू। जहाँ पे सभी को इनवाइट किया गया था और मुल्ला नसरुद्दीन भी वहाँ पे दावत के लिए पहुंचे थे। When the officials saw him in his rugged cloak, they seated him in a place as far as possible from the great table. जब ऑफिशियल ने उनको देखा फटे हुए पुराने कपड़ों में, तो उन्होंने उनको इतना दूर बैठाया कि वो जो मेन ग्रेट टेबल था जहाँ राजा और उनके करीबी दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे, उनसे बहुत दूर उनको ले जाके बैठा दिया। Where the most important were being waited to hand the food. ग्रेट टेबल जहाँ पे मेन टेबल थी उससे बहुत दूर, जहाँ पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे खाना सर्व किए जाने के लिए। Mullah Nasruddin saw that it would be an hour at least before the waiter reached. मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है और वहां पे कोई भी वेटर नहीं आ रहा है। Where he was sitting, जहां पर वो बैठे हुए थे। So he got up and went home. तो वहां से उठे और अपने घर गए। He dressed himself in a magnificent sable cloak and turban and returned to the feast. उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, सेबल होता है जानवर के फर से बना हुआ कपड़े, क्लॉक मीन्स कोट जैसा लंबा सा चोगे जैसा होता है, जानवर के फर से बना हुआ क्लॉक उन्होंने पहना, टर्बन पगड़ी उन्होंने पहनी और वापस दावत के लिए लौट गए। As soon as the herald of the emir saw this grand sight, they started to beat the drum of welcome. जैसे ही हेराल्ड्स ने, जो मैसेंजर होते हैं, जो संदेशवाहक होते हैं राजा के, उनको हेराल्ड्स बोलते हैं। राजा के संदेशवाहक ने जैसे ही उसको इतने अच्छे उसमें आते हुए देखा रूप में, उन्होंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया उनके आदर में, उनके वेलकम में। एंड टू ब्लो द ट्रम्पेट इन द मैनर बिफ्टिंग अ विजिटर ऑफ हाई रैंक। और उन्होंने ट्रम्पेट्स बजाना, तुरतुरी बजाना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि कोई बहुत बड़ा आदमी दावत के लिए आ रहा है। The Chamberlain himself came out of the palace. चैम्बरलेन जो सारे राजा के बड़े बड़े फ्रेंड्स, बड़े बड़े रैंक के लोगों को आके वेलकम करता है और जिनकी खातिरदारी वो खुद करता है और राजा के महल की पूरी देखभाल करता है, उसे चैम्बरलेन कहते हैं। चैम्बरलेन खुद आया बाहर पैलेस के एंड एस्कॉर्ट द मैग्निफिसेंट ड्रेस्ड मुल्ला नसरुद्दीन टू अ प्लेस क्लोज टू द एमिर। और उसने क्या किया, चैम्बरलेन ने एस्कॉर्ट मीन्स उसको अपने साथ लेके अंदर आए, जो कि मुल्ला नसरुद्दीन को, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होके आए थे, और उन्होंने उन्हें राजा के सबसे पास में ले जाके बैठाया। An appetizing dish was immediately placed before him. और एक बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही यमी सी डिश जो थी उनके सामने रखी गई। Without a pause, मुल्ला नसरुद्दीन began to rub hands full of it into his turban and cloak. मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, उन्होंने फटाफट से उस डिश के अंदर हाथ भरे अपने और उसे अपने क्लॉक पे, अपने चोगे पे और अपनी पगड़ी पे लगाना शुरू कर दिया। The emir said, "Your way of eating is new to me. Nothing special," said मुल्ला नसरुद्दीन। आमिर ने, राजा ने कहा, तुम्हारे खाने का तरीका बड़ा अजीब और नया है मेरे लिए। तो नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, ये कोई स्पेशल नहीं है। It was because of the cloak that I was allowed to come in here. ये मेरे कपड़े थे जिसकी वजह से मैं यहाँ आके बैठ पाया।
मुझे यहाँ आके बैठने के लिए अलाउ किया गया। इट वॉज ऑल्सो द क्लॉक दैट गॉट मी द फूड, श्योरली इट डिजर्व इट्स राइटफुल शेयर। बोला ये कपड़े ही थे जिसकी वजह से मुझे खाना मिला, तो मैं उनको उनका शेयर दे रहा हूं। Moral of the story is everyone, be they rich or poor, should be treated respectfully. सभी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक ट्रीट किया जाना चाहिए। स्पेशली इफ दे आर गेस्ट, और खास तौर पे जब आपने उन्हें बुलाया है, वो आपके गेस्ट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द होस्ट टू ट्रीट एवरीवन विथ इक्वल ऑनर। ये होस्ट की, बुलाने वाले की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि उसने जिनको भी बुलाया है उन सबको बराबर से रिस्पेक्टफुली, ऑनरफुली ट्रीट किया जाए। नो वन शुड बी जज्ड बाय हिज और हर अपीयरेंस। किसी को भी उनके कपड़ों के द्वारा जज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।